कोरोना के नाम पर जिस तरीके की तानाशाही नकारेपन की कहानी आ रही है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस बार कहानी आई है प्रयागराज से। प्रयागराज में कोविड के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद अस्पताल के लोगों ने उनके परिजनों तक खबर नहीं की और लावारिस के तौर पर अंतिम संस्कार करा दिया। इतना ही नहीं, कोरोना के काल में ये लुटेरे लूट भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में कर्मचारी परिवार से 4 दिनों तक मौत की बात छिपाकर मृतक को देने के लिए जूस और खाना मंगाते रहे कि आपका मरीज जिंदा है, सही है, उसको जूस और खाने के पैसे दीजिए। अस्पताल का स्टाफ मृतक को जूस और खाना पहुंचाने के लिए परिवार से पैसे ऐंठता रहा। परिवार वालों को 4 दिन बाद ये बात तब पता चली जब उस बेड पर भर्ती किए गए दूसरे मरीज के परिजनों ने उन्हें यह जानकारी दी कि उस बेड पर तो हमारा मरीज है। इस मामले में अब अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौन है, अस्पताल प्रशासन भी मौन है, जिलाधिकारी भी मौन है, सारे अफसर मौन है। सवाल यह है कि इस अंधेरगर्दी का गुनहगार कौन है? प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के रहने वाले एजी ऑफिस के रिटायर्ड कर्मचारी बच्ची लाल के पिता मोतीलाल की पिछले दिनों तबीयत खराब हुई। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मोतीलाल को 13 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज में ये लेवल 3 का इकलौता अस्पताल है। मोतीलाल को कोविड वार्ड के बेड नंबर 37 पर भर्ती किया गया था। 16 अप्रैल को उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। उन्हें दूसरी मंजिल के बेड नंबर 9 पर शिफ्ट किया गया। 21 अप्रैल को बच्ची लाल को ये पता चला कि उनके पिता की मौत 17 अप्रैल को ही हो चुकी थी। तो ये अंधेरगर्दी इस वक्त प्रयागराज में चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये अंधेरगर्दी जो हो रही है इस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। सवाल ये है कि अस्पताल प्रशासन इस तरीके के झूठ क्यों बोलता है और आखिर कोविड मरीजों की मृत्यु के बाद भी फल और जूस के नाम पर यह लूट क्यों मची हुई है। और सवाल यह भी है कि अगर इस मामले में भी प्रयागराज के जिलाधिकारी एक्शन नहीं लेते तो फिर क्या इन अधिकारियों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्योंकि इलाज तो पहले ही नहीं मिल रहा है, लेकिन मानवता को भी अगर तार तार किया जाएगा तो ऐसा सिस्टम किसी को नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं सर प्लीज़, बहुत उनसे जरूरी विन्नत किया कि हमारे पिताजी हैं। अंत में क्या हुआ? अंत में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जाइए वहीं, फिर वहाँ से एक स्टाफ को लगा दिए। वहाँ से मैं आया, देखा कि स्टाफ जो है ऊपर से नीचे तक गए, वहाँ देखे तो अब वो निकल नहीं रहे थे। चूँकि हमारे पिताजी थे नहीं, उनका डेथ सर्टिफिकेट था तो वो नहीं निकल रहे थे वहाँ। तो हम गए घुस के अंदर। हमने कहा क्या हुआ सर, क्या हुआ? तो कहा आपके पिताजी 17 तारीख को उनको डेथ हो गई है। वो कह रहे थे कि 17 को डेथ हो गई तो आखिर उनका हमारे पास सूचना क्यों नहीं गई? कहा ये सर्टिफिकेट है, इसको ले लीजिए। हमने कहा 17 तारीख डेथ हो गई तो अंतिम संस्कार भी आप नहीं कर पाए। हमने कहा 17 तारीख को जो है आप सूचना कम से कम, फ़ोन नंबर नहीं था। तो संगम नगरी जरूर प्रयागराज है इसे, लेकिन वहां के अफसरों ने इसे पाप की नगरी बना दिया है और अपनी नियत और पापों से इस शहर को गद्दा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जिलाधिकारी इसका जवाब देंगे? सवाल यह है कि क्या सीएमओ इसका जवाब देंगे कि एक मरीज की मौत 17 तारीख को हो जाती है तो आखिर 4 दिनों तक मौत को क्यों छिपाया जाता है? क्या मरीजों के नाम पर प्रयागराज का प्रशासन घोटाला कर रहा है? क्या मरीज को जिंदा बताकर उसके नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं इस राजस्व से? सवाल गंभीर हैं और ये सवाल आशंका पैदा करते हैं कि कहीं कोविड मरीजों के इलाज के नाम पर प्रयागराज में लूट का खेल तो नहीं चल रहा है। और जिस तरीके से मौन सभी ने साध रखा है तो ऐसे में फिर सवाल ये भी उठते हैं कि ये जो लूट वाला गिरोह है कहीं ऊपर से नीचे तक तो नहीं जुड़ा हुआ है कि अगर इस तरीके की बात हो कि 4 दिन पहले अब मरीज की मौत हो जाए, उसके नाम पर अस्पताल प्रबंधन फल और जूस के पैसे मांगता रहे और मौत के बाद सारे अधिकारी चुप्पी साध लें, तो सवाल बहुत गंभीर हो जाते हैं नीति पर भी, नियत पर भी, कार्यशैली पर भी और इस बेशर्मी पर भी। और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, ये हैरान करती है तस्वीर कि 17 तारीख को डेथ सर्टिफिकेट भी बन जाता है लेकिन 4 दिन तक परिजनों को बताया नहीं जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मरीजों के इलाज के नाम पर उनको जिंदा बताकर घोटाले का खेल चल रहा है प्रयागराज में कि उनको आप जितना भर्ती रखेंगे उतना शासन से तो पैसा आएगा ही? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है और इस मामले में परिजनों ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, जो शिकायत दर्ज कराई है, उसकी जांच होना बेहद जरूरी है। और जांच में अगर अस्पताल के लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए।
क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इस तरीके के तमाम आरोप मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर, अस्पताल प्रशासन पर पहले भी लगते रहे हैं। 2 दिन पहले भी हमने देखा, यानी कल जो है एक मरीज की मौत के बाद किस तरीके से वहां मारपीट हुई, कई घंटे तक कामकाज ठप रहा। तो इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर अस्पताल प्रशासन की कोई गलती है तो उसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि दोबारा इस तरीके की घटनाएं न हो सके। बिल्कुल, लेकिन मोइन सवाल यह भी उठता है कि अस्पताल प्रबंधन अपने खिलाफ तो जांच बिठाएगा नहीं, जिलाधिकारी पर, कमिश्नर पर जांच बिठाने की जिम्मेदारी है, वो मौन रहेंगे। तो क्या इस बात की जरूरत नहीं है कि अब जिलाधिकारी जैसे बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो, क्योंकि तानाशाही पूरे प्रदेश में चल रही है कोविड के इलाज को लेकर। आप अंदाजा लगाइए कि 17 तारीख को डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन 4 दिन तक जूस और खाने के पैसे ले रहा है प्रशासन। तो इसमें गलती क्या? इसमें तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। जी बिल्कुल, ये बेहद गंभीर मामला है, बेहद संवेदनशील मामला है, अमानवीय मामला है। किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, 4 दिन तक उसके परिवार वालों से ये बात छिपाई जाती है, परिवार वालों को आखिरी बार चेहरा भी नहीं दिखाया जाता है, लावारिस के तौर पर अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसको फल, जूस व खाना पहुंचाने के लिए खानुगाही भी की जाती है। तो साफ तौर पर ऐसा कतई मुमकिन नहीं है कि अस्पताल के जो निचले लेवल के कर्मचारी हो उनको इस बात की जानकारी ना हो। निश्चित तौर पर जानकारी रही होगी, लेकिन पैसे हटने के चक्कर में ये बातें छिपाई गई। बिल्कुल, मोइन सवाल ये भी है निष्पक्ष जांच कि इस संबंध में किन अधिकारियों से आपकी बात हुई? ऑन कैमरा तो नहीं आ रहे हैं, ऑफ कैमरा क्या बोल रहे हैं, दलील क्या है उनकी? देखिए, अभी हमारी जो बात हुई है वो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज प्रशासन से जुड़े हुए जिम्मेदार लोगों से हुई है। उनका कहना है कि जो मामला है वो उनके संज्ञान में अभी सीधे तौर पर नहीं आया है, सोशल मीडिया के थ्रू उनको बात पता चली है। सोशल मीडिया में जो जानकारी आई है उस मामले में जांच कराई जाएगी, और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन तमाम मामले हम इस तरह से देखते हैं कि जो है जांच के नाम पर लीपापोती की जाती है और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस मामले में भी ऐसा ना हो, इसलिए बेहद जरूरी है निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ जांच हो, और जो भी जिम्मेदार लोग हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो सके। बिल्कुल, लेकिन मोइन यहाँ पर एक और गंभीर बात है कि मृत्यु के बाद खाने का और जूस का पैसा वसूलते रहे, बाद में डेथ सर्टिफिकेट 4 दिन बाद दे दिया गया, बताया गया कि 4 दिन पहले मौत हो गई। अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया बिना बताए? परिजनों को कम से कम बताना, उनका जानना तो हक है, अंतिम दर्शन करने का हक तो है परिजनों का। तो किस लेवल पर काम हो रहा है? क्या ये लोग अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर मान चुके क्या इलाहाबाद के अधिकारी? देखिए, इस बारे में जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन का ये कहना है कि उनके पास परिजनों का कोई मोबाइल नंबर नहीं था। 24 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया, जब 24 घंटे तक सीधे संपर्क नहीं हो पाया तो 18 तारीख को लावारिस के तौर पर अंतिम संस्कार करा दिया गया। जबकि जो परिवार के लोग हैं उनका साफ आरोप है कि उनसे कई फॉर्म भराए गए थे, कई कागजों पर दस्तखत कराए गए थे, और एक नहीं बल्कि 3 जगह उन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिख करके दिया था। तो अगर मोबाइल नंबर मिस भी हो गया था तो कम से कम रिकॉर्ड से उस पते पर अप्रोच करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था कि परिवार के लोग जब सामने आएंगे तब अंतिम संस्कार किया जाए। क्योंकि बड़ा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित है, तो यहाँ तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी है, डेड बॉडीज रखने की भी व्यवस्थाएं हैं कि 3-4 दिन 5 दिन तक जो है उसको सुरक्षित रखा जा सकता था। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अमानवीयता और संवेदनशीलता की पूरी पराकाष्ठा इस मामले में पार हो गई है, और इस मामले में निश्चित तौर पर जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होगी एक बड़ा संदेश नहीं जाएगा, और आगे भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल मोइन, शुक्रिया आपका। और जो तस्वीर आई है उसमें इस बात की पूरी आशंका है कि प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में खेल तो हो रहा है, अब खेल में कौन कौन शामिल है इस जांच की जरूरत है, लेकिन जांच होगी या नहीं होगी वो उससे भी बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 59 घंटों का सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। लॉकडाउन का असर जमीन पर कितना देखने को मिल रहा है, इसकी हकीकत जानने के लिए एबीपी गंगा के संवाददाता नित्य मिश्रा ने कन्नौज जिले से ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। तस्वीरों में लॉकडाउन नाम की चीज नजर नहीं आई, लोग रोज की तरह सड़कों पर घूम रहे हैं, सवारी, गाड़ी, ऑटो, टेम्पो सब चल रहे हैं। लॉकडाउन नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों से पुलिस नदारद है। यह हाल तब है जब जिले में रोज 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज निकल रहे हैं और श्मशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार की कतार लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही 59 घंटों का सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है,
इस वक्त हम कन्नौज जिले की मुख्य सड़क पर खड़े हैं, लेकिन ज़मीन पर यहाँ पर लॉकडाउन पालन होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। लोगों की चहलकदमी पूर्व की भांति जारी है। लोग मोटरसाइकिल से आ जा रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो कुल मिला के जो जिस तरह से लॉकडाउन पिछले साल पालन कराया गया था, इस साल लॉकडाउन का पालन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, आप हमारे पीछे आपको तस्वीर में दिखाते हैं। देखिए लोग किस तरह से यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ पर इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि प्रदेश में सख्त लॉकडाउन की घोषणा हुई है। कन्नौज में भी लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन अकारण ये लोग बाहर घूम रहे हैं, जबकि आदेश है कि बहुत सख्त कि जब आवश्यक हो। आप देखिए मोटरसाइकिल पे एक सज्जन आ रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया है। कोरोना महामारी ने जिस तरह से विकराल रूप ले रखा है, उससे बचने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, तब तक इस बीमारी से लड़ना असंभव है। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा, कन्नौज। और आगरा में लॉकडाउन बना मजाक। शहर की सड़कों पर पुलिस पूरी तरीके से नजारत है, न कोई रोक टोक है और न ही कोई चालान। आगरा पुलिस के लिए रस्मदायगी बन गया है लॉकडाउन। लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद भी आगरा प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। आगरा के वेस्ट चौराहों में से एक भगवान टॉकीज चौराहे का हाल बता रहे हैं संवाददाता नितिन उपाध्याय। वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। आगरा में कोरोना संक्रमण ने विस्फोट कर दिया है। बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन क्राइसिस है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन को लेकर किस तरह से प्रशासन का ढुलमुल रवैया है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आगरा में बिल्कुल पूरी तरह से लॉकडाउन को लेकर कोई भी सख्ती नहीं है। खाना पूर्ति के लिए चौराहों पर आपको इक्का दुक्का पुलिसकर्मी जरूर नजर आएंगे, लेकिन ना कोई रोक टोक नजर आ रही है, ना किसी से कारण पूछा जा रहा है कि आखिर आप सड़कों पर आखिर क्यों आ रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन में कई सारी शर्तों के साथ लोगों को आने जाने की छूट दी गई है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो बेवजह नज़र आ रहे हैं। कई सारे लोग हैं जिनको वाकई में कोई उनकी मजबूरी है। जैसे आप देख सकते हैं ये सिर पर रखे जो बोझ लेकर आ रहे हैं, हो सकता है कि ये रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से होते हुए अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। कि बड़ी संख्या में जो प्रवासी कामगार जो मजदूर लोग हैं वो अपने गांव, अपने कस्बों की ओर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शहर के लोग भी निकल रहे हैं, ऑटो वाले निकल रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि आगरा के जो तमाम बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। सरकार कह रही है कि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो 1000 रुपये का चालान है, दूसरी बार में 10,000 का चालान कर दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम जो नियम सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से बनाए जा रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा जब अधिकारी सड़कों पर उतरेंगे, अपने मातहतों को निर्देश देंगे। बड़ी संख्या में लोग इस समय सड़कों पर घूम रहे हैं और जिस तरह की जो लॉकडाउन में सख्ती पिछले साल नज़र आ रही थी, वो सख्ती फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। आगरा में कल भी करीब 600 केसेस आए हैं और ऐसे में समझा जा सकता है कि जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से लॉकडाउन को लेकर आगरा पुलिस पूरी तरह से कहा जाए ढुलमुल नज़र आ रही है। और ऐसे में जो वीकेंड लॉकडाउन लगाने का जो मकसद है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और शामली में भी शनिवार को लॉकडाउन का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। लोग सड़कों पर लगातार नजर आ रहे हैं। लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि लॉकडाउन पूरी तरह से लागू किया गया है, लेकिन लोग कोरोना महामारी में लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। शामली में केवल इमरजेंसी सेवाएं, मेडिकल स्टोर खुले हैं, बाकी सभी चीजों पर पाबंदी लगी हुई है। कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने 59 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें आप सामने की तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार लोग बेपरवाह होकर लॉकडाउन में घूम रहे हैं। पुलिस भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। पुलिस लगातार लोगों से बातचीत कर रही है कि कहाँ पर जा रहे हो, और जो लोग वैसे ही घूम रहे हैं उनको हिदायत देकर लगातार छोड़ा जा रहा है और लोगों से बातचीत करी जा रही है। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का कोई भी असर नज़र नहीं आ रहा है। लोग बेपरवाह होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगातार सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग निकलते हैं, उसका भी लोगों से बात करनी चाहिए तो लोगों ने बात करने से मना कर दिया। उसके बावजूद भी लोग बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। शामली में लगातार जो मरने वालों का आंकड़ा है 40 के पार पहुंच गया है और शामली में कोरोना संक्रमित मामले लगभग 1500 के करीब पहुंच गए हैं। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। इस वक्त हम शामली के शिव चौक पर मौजूद हैं और 59 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार जो महिलाएं हैं बाहर घूम रही हैं, लेकिन कोई भी एहतियात नहीं बरत रही है। ये शिव चौक है जहां पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है और लगातार मंदिर में
दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शासन प्रशासन का पूरी सख्त पहरा है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन में कोई भी लोग बाहर ना निकले। ये भाई साहब हैं हमारे, बाहर घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विष्णु है। अच्छा विष्णु, क्यों बाहर घूम रहे हैं? सर दूध के लिए वैसे गए थे, ये भाई मिल गया था वहाँ से पीछे लेकर आ रहा हूँ। आपको पता नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है? सर पता है। तो फिर कोरोना महामारी चल रही है, उसको लेकर के एहतियात बरतने की बात कर रही है सरकार। बार बार कह रही है कि लॉकडाउन लगा देगा, फिर भी आप घूम रहे हो। तो ये कुछ लोग हैं जो इक्का दुक्का घर से बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन नोएडा फेज 2 सब्जी मंडी में लोगों पर लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है। मंडी में लोग भीड़ लगाकर खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना महामारी जहां अपने चरम पर है और गौतम बुद्ध नगर में 1000 से ऊपर कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं इस तरह की तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं कि आखिर यही हालत रही तो फिर कोरोना और कितना विस्फोटक होगा। तरफ जहां कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में है, तो वहीं उसी के चलते उत्तर प्रदेश में 48 घंटे का लॉकडाउन का ऐलान करा गया है। यह लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा, लेकिन लोग कितने लापरवाह हैं यह तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। नोएडा के इस वक्त हम फेज 2 स्थित सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग सैकड़ों की तादाद में इस समय यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार जो बात करी जाए तो लोगों की कितने बेपरवाह हैं, इसका तस्वीर आपके सामने बयां करती हैं। लोगों के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी का डर होता नज़र नहीं आ रहा है। इस देखिए जिस तरीके से लगातार मंडी में लोगों का जमावड़ा है, उसी के चलते मंडी प्रशासन द्वारा भी अनाउंसमेंट करी जा रही है। लगातार कोरोना की गाइडलाइन नियम को पालन करने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है। साथ ही अपील भी करा जा रहा है मंडी के माध्यम से कि जो लोग ज़रूरत है वही लोग आएँ, अन्यथा जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वह नहीं आए। मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन सवाल यह है जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी एक बार फिर से जो है विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन लोग हैं मानने को तैयार नहीं। एक बार फिर एबीपी गंगा लोगों से अपील करता है कि इस महामारी में कम से कम बाहर निकले, जितनी ज़रूरत है उतना ही घर से बाहर निकले, अन्यथा बेवजह घर से बाहर ना निकले। नोएडा संकित कौशिक, एबीपी गंगा। और बेवजह घर से बाहर घूमने की वजह से कोरोना ने एक बार फिर से 24 घंटे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 3,46,786 नए केस सामने आ गए हैं। कल 3,32,000 के लगभग केस थे, लेकिन अब देखिए बीते 24 घंटे में 3,46,786 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 2,624 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, संक्रमण का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और बीते 24 घंटे में पूरे देश में 3,46,786 संक्रमण के नए केस मिले हैं और बीते 24 घंटे में 2,624 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो 19 अप्रैल को आंकड़ा 2,73,000 था, 20 को 2,59,000 हुआ, 21 को 2,95,000, 22 को 3,14,000, 23 को 3,32,000 और आज 24 अप्रैल को 3,46,786 केस हो चुका है। तो ये हालात हैं। और बीते 3 दिनों का जो कोरोना मीटर है 3 लाख के पार ही आंकड़े आ रहे हैं। 22 को 3,14,000 आए थे, 23 को 3,32,000 और आज 3,86,786 केस सामने आए हैं। तो कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में गाजियाबाद पुलिस ने भाप लेने का एक नया तरीका निकाला है। ड्यूटी पर पुलिस कर्मियों को कुकर से भाप दी जा रही है। अब देखिए ड्यूटी के दौरान जो पुलिसकर्मी पहुंचते हैं वो भाप लेते हैं और ज़रूरी भी है क्योंकि ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं, भीड़ के बीच रहना होता है और इसीलिए यहाँ पर कुकर के ज़रिए भाप लेने की व्यवस्था कर दी गई है। जो भी पुलिसकर्मी पहुँचते हैं थाने में, परिसर में, वो भाप ज़रूर लेते हैं और भाप लेना भी कोरोना से रक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो देखिए कोतवाली है ये लिसाड़ी गेट और वहाँ पर कुकर के ज़रिए भाप का इंतज़ाम किया गया है ताकि जो पुलिसकर्मी आ रहे हैं वो भाप लें। इससे
जो इन्फेक्शन के खतरे होते हैं वो कम होते हैं, और जो कोरोना पेशेंट हैं उनको भी भाप लेने की हिदायत डॉक्टर देते हैं। तो बीमारी में फंसने से बेहतर है कि उसका बचाव कर लिया जाए।